दोस्तों, आपकी अमेरिका की फैमिली इमिग्रेशन की जो पिटीशन जमा हुई है I-130, वो कैसे एक्सपेडाइट हो सकती है, कैसे उसमें तेजी आ सकती है, कैसे उसको पर लग सकते हैं, कैसे वो लाइन तोड़कर सबसे आगे आ सकती है, किसकी आ सकती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी बात मैंने आपको आज इस वीडियो में बतानी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहली बुनियादी बात बता दूं कि पिटीशन एक्सपेडाइट की दरखास्त कोई बंदा भी दे सकता है, चाहे वो F4 वाला है, F3 वाला है, F2A वाला है, F2B वाला है, पेरेंट्स वीजे वाला है, स्पाउस वीजे वाला है। अब इसमें याद रखें कि जो पेरेंट्स वीजा है और जो स्पाउस वीजा है और जो बच्चों का वीजा है 21 साल से कम वालों का, वो ऐसे वीजे हैं जिनके अंदर कोई कोटा नहीं है, वो ओपन वीजे हैं, जितने मर्जी लोग अप्लाई करें वो उनको वीजा मिलेगा, कोई साल की लिमिट नहीं है। इसलिए इनका केस दूसरों की निस्बत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अब आ गए F4 वाले या F3 वाले, इनका मसला यह है कि आप इनको भी एक्सपेडाइट की दरखास्त दे सकते हैं, I-130 एक्सपेडाइट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कोटा वीजा है। जब आप जाएंगे उधर एक्सपेडाइट करवाने के बाद NVC में, तो वहां तो जनाब आपका वीजा ही नहीं अवेलेबल होगा, वीजा नंबर ही अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने तो चलना है प्रायोरिटी डेट के साथ, तो यहां मसला बनेगा। तो इसलिए इसका बेस्ट सिनेरियो जो होता है वो पेरेंट्स, बच्चे और स्पाउस के लिए होता है। अब कैसे वो करना है, देखिए जी, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है उस तरह से कि भाई ये कर दे, ये फीस जमा कराएं, ये फॉर्म नहीं। अब इसके लिए क्या करना है कि आपने अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन बतानी है। सिचुएशन क्या होती है, मिसाल के तौर में पेरेंट्स से शुरू करता हूँ। पेरेंट्स जी बीमार हैं, ऐसी बीमारी है कि उनकी इलाज करने वाला कोई नहीं, उनको फाइनेंशियल मसला है, उनके रहने के लिए ठिकाना नहीं है, जी मैं अकेला बच्चों, पेरेंट्स मेरे वहाँ नहीं रह सकते, प्लीज़ एक्सपेडाइट करें। पेरेंट्स जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कोई ऐसी कुदरती आफत आ गई है, जंग लग गई है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके और आपके पेरेंट्स के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। ज़ाहिर है हर बंदे की पर्सनल सिचुएशन होती है, मैं कुछ मिसालें ही दे सकता हूँ, बाकी हर बंदे की हो सकता है इससे ज़्यादा कोई वर्स्ट सिचुएशन हो, तो वो USCIS को दरख्वास्त कर सकता है कि प्लीज़ मेरी जो पिटीशन है उसको एक्सपेडाइट किया जाए और मेरे वालिदैन को जल्द से जल्द वीज़ा इशू किया जाए। अब आ गई दूसरी मियाँ बीवी की। अब मियाँ है या बीवी है, उसमें सबसे अच्छी जो सूरत हाल होती है या सबसे आइडियल कह लें, वो होती है जनाब बच्चा। बच्चा होने वाला जो होता है ना, उसको वो इतना पॉजिटिव नहीं लेते, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं कि अगर किसी की प्रेगनेंसी है और वो अकेली औरत हॉस्पिटल जाके बच्चा पैदा करके सारे मामलात करके घर आ सकती है, ऐसी सहूलतें यहाँ मुयस्सर है, इसलिए उसको इतनी अहमियत देते हैं। अहमियत कहाँ शुरू होती है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बड़ा छोटा है, अब माँ काम नहीं कर सकती, बच्चा संभालने वाला कोई नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हैं, घर की प्रॉब्लम है, उसको एक सहारा चाहिए, बच्चे की कैसे वो, अगर वो जॉब करती है तो बच्चा किसके पास छोड़े, अगर वो जॉब करती है तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट आ गई, बच्चे को कैसे लेकर जाए, ये सारे बहुत सारे मामलात हैं जो कि पॉजिटिव चक्कर में आते हैं। इसमें फाइनेंशियल इशू भी है, इसमें फिर जो हस्बैंड या बीवी आने वाली है उनके मुल्क में भी अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, उनको भी कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे हैं जो 21 साल से नीचे हैं, वो भी माँ बाप के साथ इस तरह अटैच हो सकते हैं। अब ये कैसे होना है, देखिए, इसके लिए ज़बानी कलामी नहीं होना कि मैंने फ़ोन किया USCIS या मैंने लेटर लिखा कि जी मुझे ये मसला, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने हैं कि हाँ जी ये देखें, जी ये देखें मेरा ये मसला है, मैंने आपको कुछ मिसालें दी और मुझे पक्का यकीन है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी मिसालें, लोगों के मिसाइल इससे बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ कोई नया नया मसला आता है, तो आपने उसके साथ एविडेंस देने हैं। एविडेंस इज मस्ट, ज़बानी कलामी नहीं होना, कोई कागज़ देना है, बच्चे के जैसे कागज़ हैं, फाइनेंशियल सूरत हाल है, किराया नहीं दे पा रहे, वालिदैन की सूरत हाल है, बीमारी है, ये सारी फाइल तैयार करके आपने USCIS को देनी है, लेटर साथ लगा कर देना है। अगर लेटर की समझने लगे तो मैं भी आपको लिख कर दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, एक सैम्पल बना दूंगा, वो सारे लोग उसको अपने हिसाब से कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई लाजमी करें। F4 F3 वाले भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने वजह बता दी है, क्योंकि वीज़ा नंबर का मसला बनना है तो उनको एक्सपेडाइट होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा आपको पता है जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीज़े होते हैं, I-129 है, I-140 है, F1 स्टूडेंट जो चेंज ऑफ स्टेटस कर रहे हैं, वो लोग अपना फीस जमा करवाकर अपनी केस को एक्सपेडाइट, अपनी पिटीशन को एक्सपेडाइट करा लेते हैं, उनके लिए एक अलग से सिस्टम है, उनका इससे डिफरेंट है।
आप इसके अलावा याद रखें, अगर आपके पेरेंट्स एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर रहे हैं, आपके शोहर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर रहे हैं और आपकी बीवी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर रही है और यहाँ केस अभी दायर है, I-130 हुआ है, तो आप I-130 के साथ साथ वर्क परमिट की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा फाइनेंशियल मसला है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस तो हो ही रहा है, तो प्लीज़ हमें कम से कम वर्क परमिट एक्सपेडाइट कर दें, ताकि मेरा जो शोहर है या जो मेरी बीवी है या मैं खुद हूँ, जो भी है, या मेरे वालिदैन है, वो जॉब तो कर सकें, अपने फाइनेंशियली मामला तो क्लियर कर सकें। या अगर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई इमरजेंसी हो गई है और आपका यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई हुआ है, तो उसकी भी एक्सपेडाइट की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद प्रूफ। तो ये एक ओपन चीज़ है, सारी मैंने डिटेल रख दी है। मसाइल अब हर बंदे के इंडिविजुअल होते हैं, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, ज़बानी कलामी कुछ नहीं होना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।